नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात उपचुनावों की होगी और चुनाव आयोग ने देश की 3 सीटों पर और 7 विधानसभा सीटों पर, 3 लोकसभा सीटों पर और 7 विधानसभा सीटों पर चुनावों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 2 सीटों पर पूरे देश की नजर लगी हुई है। यूपी के पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट जो कि अखिलेश यादव के विधानसभा जाने के बाद खाली हुई और दूसरी सीट है आजम खान के दबदबे वाली रामपुर सीट जो आजम खान के विधानसभा जाने के बाद खाली हुई है। और अब आजम खान 28 महीने में जेल में सजा काटकर वापस लौटे हैं, तो अब इन दोनों सीटों को बचाना अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती होगी और आजम को अपने साथ रखना उससे भी बड़ी चुनौती, क्योंकि जेल से लेने उनको शिवपाल यादव पहुंचे थे, ना कि अखिलेश यादव। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी कमजोर सीटों पर जीत के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर मेगा प्लान तैयार किया है, तो प्रदेश स्तर पर योगी आदित्यनाथ की छवि से लड़ना भी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगा और इस जीत हार का असर 2024 पर भी पड़ना तय है और इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि मायावती की शांत रणनीति किसको कितना नुकसान पहुंचाएगी यह तय कर पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि मायावती हमेशा इसी अंदाज में अपनी चाल चलती हैं, बिल्कुल साइलेंट होकर। तो कौन किस पर पड़ेगा भारी, किसकी कैसी तैयारी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, 2024 में फिर किसकी पारी है, इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा और राजीव रंजन से जानेंगे पार्टियों के भीतर का माहौल। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे अखिलेश विधानसभा से योगी और उनकी सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार और जिस तरह घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो। तो सरकार ये बताए कि सरकार के पास जो सिस्टम है, डायल 100 जिसको डायल 112 कर दिया है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। 1090 जो बना था सुरक्षा के लिए, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। और जो हर दिन हम अखबार खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि क्या गंभीर से गंभीर घटनाएं हो रही हैं। और अगर हम याद करें पीछे मुड़ करके, और अभी भी सरकार उतनी जितनी सेंसिटिव होनी चाहिए, जितनी सीरियस होनी चाहिए, अभी भी घटनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है। अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में यह नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। तो 2024 में इस बार क्या होगा, क्या रामपुर और आजमगढ़ तय करेगा आगे की तस्वीर। पैनल हमारे साथ मौजूद है। अनिला सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका मैडम ब्रेकिंग विद एजेंडा की बहस में। कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से और अशोक तिवारी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन, सीधे आपका रुख कर रही हूं और यूपी में उपचुनाव का गणित समझने के लिए आपका सबसे पहले मैं रुख कर रही हूं और दर्शक भी सुनना चाहते हैं क्योंकि आपकी पैनी नजर है। क्या जो रामपुर और आजमगढ़ की जीत रहेगी किसी भी पार्टी के लिए, जीत हार आगे का भविष्य तय करेगी, इसको लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। और दूसरा, राज्यसभा के लिए जो हलचल हुई है, कपिल सिब्बल की एंट्री हुई है, उसने भी माहौल को एकदम बदल कर रख दिया है। देखिए विपनेश, कपिल सिब्बल का नाम जब अनाउंस हुआ तो बहुत सारे लोगों को अचरज हुआ कि ये क्या हो गया। अभी तक कांग्रेस पार्टी में G23 में कांग्रेस आला कमान के खिलाफ बोलने वाले कपिल सिब्बल को एकाएक समाजवादी पार्टी ने कैसे राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया। तो दरअसल बात क्या है कि आजम खान को जो सुप्रीम कोर्ट से अभी जमानत मिली है, उसमें कपिल सिब्बल ने उनकी पैरवी की थी। आजम खान के वकील के तौर पर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस को देख रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आजम खान
की चाहत थी और आजम खान चाहते थे कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा जाए। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से कपिल सिब्बल के पुराने रिश्ते भी हैं और कहने वाले ये भी कहते हैं कि कोई उस स्टेचर का सुप्रीम कोर्ट में वकील समाजवादी पार्टी के पास नहीं था, तो हर तरह से कपिल सिब्बल सूट करते थे। कपिल सिब्बल को भी कांग्रेस पार्टी में अब उस तरीके का मामला नहीं था उनका और ना स्कोप दिखाई दे रहा था, तो उनको भी सूट करता था। कल चार्टर्ड प्लेन से कपिल सिब्बल गए और पर्चा दाखिल करके चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली वापस आ गए। उनके राज्यसभा भेजने में आजम खान का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात यह है कि जावेद अली जो राज्यसभा से वो पहले भी राज्यसभा में रह चुके हैं। 2014 से 2020 तक का उनका कार्यकाल है और मुखर समाजवादी पार्टी के सांसद के तौर पर उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई। दूसरी बात, वो बहुत ज़मीनी कार्यकर्ता है, पार्टी के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बहुत ही करीबी जावेद अली माने जाते हैं, इसलिए उनको अब तीसरी सीट पर, जिस पर कल ये तय हुआ था और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी भी मिली थी और हमने भी दर्शकों को ये बात बताई कि तीसरे कैंडिडेट के तौर पर डिम्पल यादव राज्यसभा जाने की का फैसला हो चुका है, लेकिन कल उनका नामांकन नहीं हुआ। दरअसल राज्यसभा का इस बार का जो पर्चा है या नए फॉर्मेट में, उसमें बड़ा टाइम लग रहा है, लोग ऐसा बता रहे हैं, बड़ी तकनीकी तौर पर। और विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स का जिस तरह से तकनीकी आधार पर पर्चा खारिज हुआ था, इसलिए बहुत फूक कर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। तो डिम्पल यादव तीसरी कैंडिडेट के तौर पर है, लेकिन इस बीच जयंत चौधरी की पार्टी के कुछ विधायक, कुछ क्या सारे विधायक अखिलेश यादव से मिले और उन्होंने जयंत चौधरी अपने नेता को दिल्ली भेजे जाने की बहुत पुरजोर वकालत की है। समाजवादी पार्टी के भी 2-4 नेता जो इस इलाके में आरएलडी के प्रभाव वाले इलाके में हैं, वो उनका भी ये कहना है कि जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। तो अब डिम्पल यादव और जयंत चौधरी वेट एंड वॉच पॉलिसी के तहत अभी देखा जाएगा कि देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन 2-3 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। अभी राज्यसभा का पर्चा दाखिल ही हुआ विपनेश, तो मज़ेदार बात हुई कि शाम को चुनाव आयोग ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी और 1 महीने के भीतर इन दोनों जगहों पर चुनाव हो जाएंगे। रामपुर अगर आप देखें, लोकसभा चुनाव पहली बार आजम खान जीते हैं और 1 लाख वोटों से बीजेपी ने उनके खिलाफ जयाप्रदा को लड़ाया था। वही जयाप्रदा जिसको कभी आजम खान लेकर के रामपुर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाने के लिए ले गए थे। अब आजम खान ने जयाप्रदा को 1 लाख वोटों से वहाँ चुनाव हराया। अखिलेश यादव ने दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि भोजपुरी स्टार हैं, उनको बीजेपी ने टिकट दिया था। 2.5 लाख के करीब वोटों से अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में जीत दर्ज की। आज की तारीख में अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आप देखें तो आजमगढ़ और रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अभी हाल के विधानसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ की जीती हैं और रामपुर में भी अब्दुल्ला आजम खान, इन लोगों ने वहाँ की विधानसभा सीटें जीती। तो आप देखिए जिस तरीके का समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, अब बीजेपी इस बार इन दोनों बड़े नेताओं के गढ़ को भेदने में कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है। जहां तक मुझे पता है, भारतीय जनता पार्टी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाकर अखिलेश यादव के आजमगढ़ संसदीय सीट को अपनी झोली में करना चाहेगी। पहले भी उसने एक बार ये सीट जीती है रमाकांत यादव को टिकट देकर बीजेपी ने। तो इस बार की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है और समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि अगर स्थानीय वहाँ उम्मीदवार को लड़ाया जाए तो वहाँ स्थानीय इतने नेता है और इतनी गुटबाजी है समाजवादी पार्टी में कि उसके लिए चुनाव दुरूह हो जाएगा। अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा की बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर बाहर से उम्मीदवार भेजा जाए तो आजमगढ़ जिस तरह का राजनीतिक क्षेत्र है, वहाँ समाजवादी पार्टी क्या कर पाएगी। तो ये एक बड़ा मंथन चल रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर की चुनाव किसे लड़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी की है और यकीन मानिए कि आजमगढ़ में पूरी ताकत लगाने की कोशिश करेगी और ठीक उसी तरह आजम खान को भी उनके घर में हराने की पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। तो इन दोनों उपचुनावों पर देश की निगाहें रहेंगी। और दूसरी बात यह है कि क्या इन दोनों सीटों को अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर समाजवादी पार्टी अपने जन्म से लेकर आज तक सबसे कम लोकसभा सदस्य उसके इसी समय रहेंगे। 3
सदस्य उनके रह जाते हैं, एक मुलायम सिंह यादव, एक शफीकुर रहमान और टीएस हसन जो कि मुरादाबाद से हैं। तो 3 सांसदों, अगर ये दोनों सीटें जीतने में कामयाब नहीं हुई, अगर जीती तो फिर 5 का आंकड़ा जो पिछली लोकसभा में था वो इसमें बरकरार रह जाएगा। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं और इसका जवाब भी मैं लूंगी। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हम डिबेट की शुरुआत करेंगे और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं, आप टीवी स्क्रीन पर उनको देख सकते हैं, विनोद अग्निहोत्री जी। सर आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और अशोक तिवारी, मैं आपका रुख करना चाह रही हूँ। देखिए, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, देश भर में और भी राज्यों में बाई इलेक्शन है, लेकिन यूपी पर सबकी नजर है, खासतौर पर 2 सीटों पर, रामपुर और आजमगढ़। वक्त कम है, तैयारियां ज्यादा हैं। मैं बीजेपी की स्ट्रेटेजी आपसे समझना चाह रही हूं, क्योंकि बीजेपी एक मेगा प्लान तैयार कर रही है जीत के लिए। खासतौर पर यह आपको याद होगा कि जहां जहां पर जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है, वहां पर एक खास तौर पर तैयारी चल रही है जीत के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर आपको ध्यान होगा कि जब पिछली बार इस बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी के संगठन की तरफ से उन सीटों पर जहां पर वो जीत हासिल कर सकते हैं, उससे इतर जिन सीटों पर पिछली बार विधानसभा के चुनाव में वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे, उस पर ज्यादा होमवर्क किया गया था बीजेपी के संगठन की तरफ से, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। वहां पर नेताओं के ज्यादा दौरे देखने को मिले थे, वहां पर संगठन की ज्यादा बैठकें देखने को मिली थी। तो इस बार जो जिन 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, चाहे वो रामपुर की सीट हो या फिर आजमगढ़ की सीट हो, इन दोनों सीटों पर बीजेपी की तरफ से मंथन शुरू किया जा चुका है। आपको याद होगा कि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इन दोनों के गढ़ में भेद करने के लिए पूरी ताकत लगाई थी। अखिलेश यादव जिस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उनके सामने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो कि भोजपुरी के बड़े स्टार हैं, उनको वहां पर उतारा गया था ताकि जातिगत जो संतुलन बना हुआ है उसको तोड़ा जाए और शायद वो सीट बीजेपी के खाते में आ सके। लेकिन बीजेपी फिलहाल वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। ठीक इसी तरह से रामपुर में भी आजम खान के सामने एक समय आजम खान की बहुत नजदीकी रहने वाली और मौजूदा समय बहुत ज्यादा उनकी धुर विरोधी माने जाने वाली जयाप्रदा को उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन वहां पर भी बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब नहीं हो पाई थी। तो इस बार खासतौर पर दोनों लोकसभा की सीटों पर बीजेपी की तरफ से अब यह मंथन किया जा रहा है कि अखिलेश यादव या आजम खान इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव स्पष्ट कर चुके हैं कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अंदर खाने इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि शायद आजम खान को एक बार फिर लोकसभा के चुनाव में लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाए, उनको एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। इस बात की चर्चा भी इन दिनों चल रही है। हालांकि जब विधानसभा के चुनाव में आजम खान और अखिलेश यादव दोनों ने जीत हासिल की थी तो दोनों ही लोकसभा की सीट से इस्तीफा दे चुके हैं। तो एक चर्चा यह भी चल रही है और बीजेपी की खासतौर पर अगर बात की जाए तो बीजेपी की नजर इस बात पर भी है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट हो सकता है या होता है, उसी के हिसाब से बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जहां पर दूसरे दलों की बातचीत है तो आप इस बात को जानती है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती है, लिहाजा वो चुनावी मैदान में नहीं होगी। कांग्रेस की भी बहुत आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है कि वो उपचुनाव लड़ पाए, तो मुझे लगता है वो भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। तो दोनों ही सीटों पर जो चुनाव होगा वो बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब ये बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है कि क्या पिछली बार जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया गया था, क्या वो इस बार दोबारा अगर उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो क्या उनके जीतने की संभावना बनती है या नहीं बनती है, इस पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी के संगठन की तरफ से वहां के जो लोकल जो बॉडी संगठन है, चाहे रामपुर का चाहे आजमगढ़ का, वहां के लोगों से फीडबैक भी लिया जा रहा है कि किन लोगों को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही सीटें बहुत हाई प्रोफाइल है। अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है आजमगढ़, जहां पर उन्होंने विधानसभा के चुनाव में भी इतनी मेहनत के बावजूद सभी सीटें दर्ज की। रामपुर में भी बीजेपी का प्रदर्शन जिस तरह से माना जा रहा था, 2 सीटें चाहे वो आजम खान हो या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उन लोगों ने जेल में रहकर दोनों विधानसभा की सीटें जीती। तो दोनों ही सीटों पर यह माना जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है अगर सीटों के जीतने या हारने के हिसाब से देखा जाए तो। अब बीजेपी की तरफ से इस बात को लेकर मंथन लगातार हो रहा है कि इन दोनों सीटों पर कैसे समाजवादी पार्टी का जो गढ़ मानी जाते रहे हैं उसको कैसे भेदा जाए। और इसी के मद्देनजर आप देखिए कि संगठन के लोगों ने फीडबैक लेना भी शुरू कर दिया है और ये आकलन किया जा रहा है कि किसको वहां पर मजबूती से बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है और चुनाव कैसे जीत सकती है। ठीक है, मैं पॉलिटिकल डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले विनोद सर मैं आपके पास आ रही हूं। दोनों सीट पर नजर है और भी राज्यों में बाई इलेक्शन होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ हॉट सीट बनी हुई है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने, खासतौर पर मैं आजमगढ़ की बात करूं तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। और अगर बीजेपी जीत जाती है तो घर में घुस जाएगी समाजवादी पार्टी के। तो यानी कि इस बार की बाई इलेक्शन की हार जीत आगे तक बड़ा असर डालने वाली है। क्या सियासी संदेश देगी सर ये किसी भी पार्टी के लिए हार जीती है, दोनों में, बीजेपी और समाजवादी पार्टी? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये चुनाव कहने के लिए उपचुनाव है, लेकिन एक तरह से आप इसको ट्रेलर या टीजर मान सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव।
क्योंकि आजकल तो ट्रेलर और टीजर का जमाना है ओटीटी फिल्मों पे सब जगह। तो उसी तरह से ये जो है भारतीय उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो लोकसभा चुनाव होंगे 2024 में, उनका एक ट्रेलर या टीजर मान सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हर चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं, एकदम से पूरी तरह से इसको रेप्लिकेट भी नहीं कर सकते कि इनके नतीजों को हम पूरी तरह 2024 से नतीजा मान लें, लेकिन एक ट्रेलर या टीजर माना जा सकता है। देखिए, आजमगढ़ के बारे में और रामपुर के बारे में, जैसा कि आपके संवाददाताओं ने बताया, दोनों राजीव ने भी बताया, अशोक तिवारी जी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं, दोनों गढ़ हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम लहर में भी इन गढ़ों को भेद नहीं पाई, न 2019 में न 2014 में, जब मोदी जी बिल्कुल उनके नाम पर वोट मांगे जा रहे थे। और इसीलिए शायद अखिलेश जी ने इस्तीफा भी दिया आजमगढ़ से, और आजम खान साहब ने, कि उनको ये भरोसा है कि वो अपने उम्मीदवारों को जिता लाएंगे। अखिलेश जी तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको लड़ना होता तो इस्तीफा ही नहीं देते वो। डिंपल यादव को लड़ने के कयास चल रहे थे, लेकिन उनको राज्यसभा भेजे जाने की बात भी चल रही है। तो मुझे लगता है तब भी शायद परिवार का ही कोई व्यक्ति हो सकता है, धर्मेंद्र यादव को वहां से लड़ाया जाए चुनाव आजमगढ़ से। आजमगढ़ एक ऐसी सीट रही है पूर्वांचल में, ऐसा जिला है जहां से मुलायम सिंह यादव को हमेशा ताकत मिलती रही है। जब भी मुलायम सिंह यादव राजनीतिक संकट में पड़ते थे, वो अपना पहला कार्यक्रम, पहला आयोजन आजमगढ़ से करते थे। चाहे 1991 का चुनाव में जब पूरी तरह से समाजवादी जनता पार्टी हुआ करती थी, तो उसकी पराजय हुई थी उनकी, या चाहे 1995 में जब मायावती की बीएसपी ने सपोर्ट वापस लेकर के मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो पहली रैली मुलायम सिंह जी आजमगढ़ से ही करते थे। और जितना समर्थन समाजवादी पार्टी को मध्य उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, इटावा में मिलता है, उससे ज्यादा कहीं आजमगढ़ में जो है और गाजीपुर में उनको मिलता रहा है। और इस बार भी आप देखिए, जब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपनी कामयाबी हासिल की, तो आजमगढ़ 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती है। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि चुनाव बड़ा कांटे का होगा। और यही हाल रामपुर में भी होगा। रामपुर में मोहम्मद आजम खान किसको लड़ाते हैं, कौन प्रत्याशी होता है, ये सब देखने की बात है। लेकिन जो भी उम्मीदवार होगा समाजवादी पार्टी का, वो कड़ी टक्कर देगा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप चाहेगी दोनों सीटें वो ले ले, ताकि इससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी डाउन हो, उनका जो जनाधार वर्ग है उसका मनोबल भी नीचे हो। और कोशिश ये हो कि एक संदेश जाए कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर अपनी 14 और 19 की सफलता को दोहराएगी। और समाजवादी पार्टी अगर दोनों सीटें जीतती है तो उसकी संख्या जरूर 5 रहेगी, लेकिन इसका असर बड़ा पड़ेगा। असर ये पड़ेगा कि उसके कार्यकर्ताओं, उसके जनाधार वर्ग के अंदर ये संदेश जाएगा कि समाजवादी पार्टी भले ही विधानसभा का चुनाव हार गई, लेकिन उसका जनाधार, उसका वोट बैंक, उसके नेताओं की ताकत बरकरार है। इसलिए चुनाव दोनों पार्टियों के लिए बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बाकी जो 2 प्लेयर हैं, बहुजन समाज पार्टी क्या करती है, क्योंकि वो बड़ी आजमगढ़ में उनके भी सांसद रहे, अकबर अहमद डंपी वहां से चुनाव जीत चुके हैं, उमाकांत यादव वहां से सांसद थे बीएसपी के, जिनको मायावती जी ने अपने घर से गिरफ्तार करवाया था एक आपराधिक मामले में। तो बहुजन समाज पार्टी की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। क्या मायावती जी फिर विधानसभा चुनावों की तरह भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान करेंगी, या वाकई लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मजबूती से चुनाव लड़ेंगी? ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिनका खुलासा जब होगा तब थोड़ा हम लोग उसका राजनीतिक विश्लेषण बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल सर। जहां तक रामपुर की बात है, तो वहां टक्कर जो है सीधे सीधे समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। बहुजन समाज पार्टी वहां बहुत ज्यादा डेंट नहीं कर पाएगी, लेकिन आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका जो है वो देखने लायक होगी। और उसके आधार पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या मतलब मायावती जी जो है वो क्या रणनीति अपनाती है। ये बात आपने सही की सर। विधानसभा चुनाव में भी ये बात उठती रही थी कि मायावती ने कई कैंडिडेट ऐसे उतारे जहां पर समाजवादी पार्टी को डेंट किया और बीजेपी को फायदा पहुंचाया। बीजेपी के कैंडिडेट जिताने में उन्होंने भूमिका निभाई। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अनिला सिंह जी, अब क्या मेगा प्लान तैयार हो रहा है रामपुर और आजमगढ़ के लिए? लहर में भी एड़ी चोटी का आपने जोर लगाया, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, उस बावजूद भी आप वहां नहीं घुस पाए, वहां सेंध नहीं लगा पाए, विधानसभा सीट नहीं जीत पाए आप। मेरी सबको राम राम। और जैसा कि विनोद जी ने कहा कि भाई ये जो 2 सीट्स पे, जो लोकसभा की जो 2 सीट है, इस पे जो उपचुनाव होंगे, ये चीजें ये ट्रेलर के रूप में देखना चाहिए 2024 के लिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अग्निहोत्री जी, मैं ये कहना चाहूंगी बिल्कुल भी नहीं, ये टीजर या ट्रेलर की तरह आप ये इसको क्यों देखना चाहते हैं? विनोद जी ने ही कहा कि ये दोनों के दोनों ये समाजवादी पार्टी के गढ़ हैं। आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब जबरदस्त लहर 14 में भी चली, 19 में भी चली, तब भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स ने
जीत हासिल करी। जब एक तरफा रिजल्ट आपने देखे तो उसके बाद ये 2 सीट्स जो भी रिजल्ट होते हैं, क्या इसको हम टीजर और ट्रेलर मानेंगे? दूसरी बात ये कहती हूँ, हाइपोथेटिकली कर रही हूँ, ठीक है, उसके बाद जो भी नतीजे आएंगे वो तो हम सबके सामने आएंगे। हाइपोथेटिकली मैं ये कहती हूँ, अगर ये दोनों सीट्स समाजवादी पार्टी हार जाती है तो क्या 2024 के लिए समाजवादी पार्टी हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये कहूंगी कि डेफिनेटली दोनों सीट्स पे बिल्कुल कड़ा मुकाबला होगा, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही होगा। जैसा कि बोला गया है कि बसपा और कांग्रेस शायद चुनाव नहीं लड़ेंगी, अगर लड़ेंगी भी तो शायद उतनी मजबूती से अपनी कोई भी जीत हासिल नहीं कर पाएंगी या बहुत ही कम वोट मिलेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी, जैसे विपनेश आपने भी कहा, हम निरंतर कार्य करने वाले लोग हैं। जब से जो सीट हम हासिल नहीं कर पाते हैं चुनावों में, उस पर और ज्यादा तवज्जो देते और कमियां ढूंढते हैं, उसको हम कैसे मजबूत कर सके उसके विषय में भी नहीं। इन 2 सीटों पर तो पार्टी ने मंथन किया है, कई बार किया है, लेकिन अभी तक की कोई रणनीति काम नहीं आ रही है। और आप समाजवादी पार्टी की हार की बात कर रहे हैं। अभी तो तारीखों का ऐलान हुआ है, अभी तो नॉमिनेशन होना है, वोट होने हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, तो इसको टीजर या ट्रेलर की तरह हम नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। तो जो भी है बिल्कुल कड़ा मुकाबला होगा। रामपुर में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया था, भारतीय जनता पार्टी वहां 2 सीटों पे तो ये आप मानते हैं फाइट इजी नहीं है, टफ है, कड़ा मुकाबला है, आसान नहीं है? कड़ा मुकाबला है, बिल्कुल कड़ा मुकाबला है, इसमें कोई दो राय। कीर्तिनिधि पांडे जी, कैसे रोकेंगे बीजेपी को? मेगा प्लान के साथ मैदान में उतरेगी इस बार? और अगर ये हार गए दोनों सीटें तो फिर जो मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने कहा कि इतिहास में ये दर्ज होगी कि 3 ही सांसद आपके रह जाएंगे, इतनी कम सीटें लोकसभा में आपकी। देखिए विपनेश जी, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी हार जाए, क्योंकि तमाम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे कैंडिडेट्स वहां जीते और हमें पूरा भरोसा कि चुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीत का झंडा वहां फहराएगी। और 2017 की 22 की विधानसभा अभी जल्द ही खत्म हुई। आजमगढ़ की 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी। आजम साहब जेल में थे, उसके बाद भी चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। जितना अंतर कभी उनके बाहर रहने पर नहीं होता था, उससे ज्यादा अंतर वो जेल में थे उसके बाद चुनाव जीते हैं। उनके बेटे चुनाव जीते हैं और हम पूरा भरोसा से कर सकते हैं और पूरी रणनीति हमारी है कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों लोकसभा सीट हम जीते, बड़े अंतर से जीते। और एक बात और तय है, ये जीत 2024 का चुनाव का शुरुआत भी होगा। ये चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य भी देखा जाता है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी दोनों की दोनों सीट बड़े अंतर से जीतेगी, ये मैं कह सकता हूं। रामपुर में तो फेरबदल होता रहा है, लेकिन हाँ ये है कि आजमगढ़ का जो आपका किला है इसमें सेंध नहीं लगा पाई है पार्टी। मैं ये आपसे सवाल पूछती हूं कि इसको कैसे रोकेंगे, ब्रेक करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो मजबूत छवि, इसको कैसे ब्रेक कर पाएंगे आप? इसका क्या तोड़ है? विपनेश जी, पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव में हमारे पास हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव, उनकी रथ यात्राएं और उनकी सभाएं और पूरी की पूरी देश की भारतीय जनता पार्टी, उनके तमाम मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार हमारे नेता को घेरते रहे। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने पहली बार जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ सबसे ज्यादा 36% पर समाजवादी पार्टी के हिस्से में देने का काम किया। ये आदरणीय अखिलेश यादव की लोकप्रियता है और हम उनको नहीं घेर रहे, वो हमारे नेता को घेरने का काम कर रहे थे। उसके बाद भी हमें सबसे ज्यादा वोट मिला और इसी भरोसे पे हम कह सकते हैं कि न तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नरेंद्र मोदी जी का मैजिक चलेगा, न योगी जी का मैजिक चलेगा, न दोनों की लोकप्रियता कहीं काम आएगी। दोनों की दोनों सीट समाजवादी पार्टी जीतने का काम। राजीव, क्या इस बार भी ऐसा ही लग रहा है दोनों सीटों पर कि वही समाजवादी पार्टी का मैजिक बरकरार रहेगा? लेकिन सवाल यह भी है कि फेस क्या रहेंगे, क्योंकि मजबूत फेस पर जनता आगे बढ़ती है, वोट डालती है। तो आजमगढ़ और रामपुर में अब सवाल यह है कि वो मजबूत चेहरे कौन से मैदान में उतारे जाएंगे, या फिर जो बड़े नेताओं की अपनी एक छवि है उसके आधार पर किसी को भी खड़ा कर दें वो वोट मिल जाएगा?
देखिए विप्रेश, हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं, कल उपचुनाव की घोषणा हुई है और निश्चित तौर पर आपने देखा कि ये सारे लोग पार्टियों के और पैनल के भी सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये दोनों जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प, बहुत रोमांचक और बहुत कड़ा मुकाबला होगा। इसकी वजह मैं आपको बता दूं, जैसा कि विनोद जी कह रहे थे, आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव का एक खास लगाव है और आजमगढ़ के लिए मुलायम सिंह यादव ने जितना किया है अभी आज पिछले 30-40 सालों में किसी दूसरी सरकार ने इतना किया भी नहीं है। उसको जिले से कमिश्नरी बनाने का काम किया हो, वहाँ पीजीआई देने का काम किया हो, बहुत सारा काम उन्होंने किया और आजमगढ़ ने भी पलट के मुलायम सिंह को उससे ज़्यादा दिया जितना इटावा ने उनको दिया है। तो ये अगर आप देखें तो आजमगढ़ में क्षेत्रीय छत्रप और बहुत सारे जो एक नेता वहाँ पर समाजवादी पार्टी के, चूंकि पार्टी का मजबूत जनाधार होता है तो वहाँ नेता भी मजबूत हो जाते हैं और बहुत नेता हो जाते हैं। मैंने पहले आपको कहा कि अगर क्षेत्रीय व्यक्ति का, अगर वहाँ के लोकल आदमी को आजमगढ़ से लड़ाया समाजवादी पार्टी ने तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो हाल के चुनाव हुए हैं उसमें ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सेकेंड पोल की है, जो कि अपने आप में ये भी बड़ी बात है, क्योंकि भाजपा का कभी कोई मेरे देखने में एक विधायक अरुण थे जो कि रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी में जो है उनके बेटे थे। तो भाजपा का वहाँ इस तरीके से जो जनाधार बढ़ा है इस इलेक्शन में, इसको देखते हुए अगर समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह फैमिली से इतर किसी को चुनाव लड़ाया तब तो समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है वो हिलने डुलने लगेगा, क्योंकि भाजपा का कैंडिडेट पता नहीं कौन आए, कैसा आए, किस तैयारी से आए, और बड़ा ही कैंडिडेट आएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह फैमिली का कोई व्यक्ति ना हो तो शायद उसके लिए दिक्कत हो जाए। दूसरी बात यह है कि इसी तरह रामपुर में, अगर रामपुर में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा चुनाव लड़ती हैं और उनका दावा भी हो सकता है, क्योंकि अभी वो सिटिंग एमएलए थी, उनकी जगह आजम खान लड़े हैं, वो राज्यसभा भी जा चुकी हैं, आजम खान की फैमिली के अलावा समाजवादी पार्टी से कोई लड़ेगा तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी फिर उस गढ़ को हिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। रामपुर वैसे भी बीजेपी जीत चुकी है, वहाँ से मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा गढ़ है। अब आजम खान पहली बार लोकसभा लड़े, तो ये दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों फैमिलीज के लोग ही आएंगे तो समाजवादी पार्टी का गढ़ जो है वो बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी तो 23 तारीख को चुनाव है, लेकिन ये है कि तब थोड़ी मजबूत स्थिति में रहेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की नींद उड़ाने के लिए इन दोनों सीटों पर कुछ भी करने के लिए कुछ भी करेगी, ऐसे संकेत उसके पहले से मिल रहे हैं, जब से इन लोगों ने इस्तीफा दिया है तभी से। और थोड़ा इतिहास में विनोद जी जानते हैं, मोहसिना किदवई को जब इंदिरा जी ने वहाँ से उपचुनाव लड़ाया था तो खुद ही पहली बार उपचुनाव में आजमगढ़ जा कर के उन्होंने 3 दिन कैंप किया था जनता पार्टी की सरकार में, और वो बाय इलेक्शन जब कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया था तभी जनता पार्टी सरकार के फिर कहे जाते हैं कि दिन खराब हुए और 1980 में इंदिरा जी वापस बहुमत से भारतीय राजनीति में आ गई। तो आजमगढ़ का बड़ा अपने तरह का एक राजनीतिक इतिहास है, और रामपुर का आजम खान से जो रिश्ता है और कौन कैंडिडेट आएगा, मैंने बताया इन परिवारों के अलावा आएगा तो फिर। मैं थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करती हूँ विनोद जी आपसे। जो मेरे सहयोगी राजीव रंजन कह रहे हैं कि अगर यादव परिवार से कोई कैंडिडेट नहीं हुआ तो मुश्किल आजमगढ़ में हो जाएगी समाजवादी पार्टी के लिए, और रामपुर में अगर आजम खान की फैमिली से कोई नहीं हुआ तो वहां मुश्किल हो जाएगी, तो बीजेपी के लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा। आप भी ऐसा ही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल राजीव जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जो नेताओं के आपसी झगड़े हैं स्थानीय स्तर पर, क्योंकि सर ये बात मैंने इसलिए कही, जो मेरे सहयोगी अशोक तिवारी ने कहा कि बीजेपी इंतजार करेगी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट मैदान में होगा, उसके बाद पत्ते खोलेगी। हाँ, निश्चित रूप से देखिए बीजेपी तो ये देख करके ही अपने पत्ते खोलेगी और उसी हिसाब से उम्मीदवार तय करेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से जहां तक मुझे लगता है कि आजमगढ़ में शायद धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि वो परिवार के भी हैं, अखिलेश जी के बहुत विश्वस्त हैं, भरोसेमंद हैं। पिछला चुनाव बदायूं से वो हार गए थे, तो वो मुझे लगता है क्योंकि डिम्पल को वो अखिलेश जी अगर राज्यसभा में भेज रहे हैं तो धर्मेंद्र यादव एक विकल्प हो सकते हैं। और धर्मेंद्र यादव क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं या हैं भी, तो सारे कील कांटे और सारे समीकरणों को जानते हैं, तो वो एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। आजमगढ़ की जहां तक बात है तो मैं राजीव की बात से सहमत हूँ कि
आजम खान या रामपुर की बात अगर क्षमा कीजिएगा, वो आजमगढ़ और आजम खान साहब में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे तो आजमगढ़ कायदे से आजम साहब के नाम पे होना चाहिए था, आजम साहब तो वहाँ होना। हाँ, ये कंफ्यूजन होती है सर, आपने सही पॉइंट आउट किया है। तो वहां अगर रामपुर में अगर आजम साहब पत्नी लड़ती है चुनाव, तो निश्चित रूप से चुनाव बहुत जबरदस्त होगा। हालांकि एक बार 2009 का चुनाव भी हम लोग को याद रखना चाहिए, जब आजम साहब नाराज होकर के अलग घर बैठ गए थे, और तब भी जयप्रदा जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जीत गई थी चुनाव, और अमर सिंह वहां बाकायदा बैठे थे। तो बिना आजम खां के भी समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीत, ये भी एक इतिहास है समाजवादी पार्टी का। तो रामपुर में जो है आजम खां साहब का परिवार अगर लड़ेगा, उनकी पत्नी लड़ेगी, तो निश्चित रूप से वो एक बढ़त उनको मिल सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जैसे आपने कहा ना कि मेगा प्लान, तो मेगा प्लान तो भाजपा कारपोरेशन के चुनाव में भी बनाती है, उसका तो हर प्लान मेगा होता है। वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे कारपोरेशन का हो, चाहे लोकसभा का, वो हल्का चुनाव कोई नहीं लड़ती, बीजेपी पूरी ताकत से लड़ती है। और इन चुनाव का तो निश्चित रूप से सांकेतिक महत्व है। और अनिला जी, मैंने टीजर और ट्रेलर इसलिए कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन चुनावों के नतीजे जो है पूरी तरह से 2024 को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये मैंने इसलिए कहा कि 2024 से पहले चुनाव हो रहे हैं और दोनों लोकसभा के चुनाव है, तो जैसे कहते हैं कि थोड़ा संकेत मिलता है हांडी के चावल से। और अब देखिए, मैं तो आपकी तारीफ करूंगा, आपने बड़ी बेबाकी से ये नहीं कहा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी 100% जीत जाएगी और मोदी जी और योगी जी जाएंगे, आपने माना कि कड़ा मुकाबला होगा। इस बेबाकी के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। विनोद जी, ये कई बार मैंने बेबाकी देखी अनिला सिंह जी की, वो ईमानदारी के साथ स्वीकार कर लेती हैं। नहीं, अनिला जी उसमें कोई लाग लपेट नहीं है और इनके साथ अक्सर चर्चा होती रहती है, तो इसलिए मैं इनकी इस बेबाकी की तारीफ करूंगा। और उन्होंने जब ये कहा कि टीजर और ट्रेलर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनको इस बात का भरोसा है कि चुनाव बड़ा मुकाबले वाला कांटे का होगा, एक तरफा नहीं होगा बीजेपी के पक्ष में। और ये बात सही है, उनका ईमानदारी से विश्लेषण है, क्योंकि जिस तरह का वहां समीकरण है दोनों सीटों पर, और जो समाजवादी पार्टी की जिस तरह वहां ताकत रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये स्वीकार करना है कि बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर राजनीतिक प्रवक्ता जो है वो एकदम बिल्कुल एक तरफा बात करते हैं, तो मैं इसके लिए अनिला जी को साधुवाद देता हूं उनकी विश्लेषण के लिए। जी अनिला सिंह जी, ये आपने सुना, मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने भी कहा, विनोद जी भी ये कह रहे हैं कि अगर यादव परिवार से कैंडिडेट नहीं हुआ तो आपके लिए रास्ता आसान है, और अगर यादव परिवार से हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे ही रामपुर में आजम खान की फैमिली से अगर उनकी पत्नी मैदान में आ जाती हैं तो बड़ा मुश्किल रहेगा बीजेपी के लिए, और अगर बाहर का है तो थोड़ा आसान हो सकता है आपके लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे, आजमगढ़ की देख लीजिए और रामपुर की देख लीजिए, तो मुलायम सिंह यादव जी को जो विशेष लगाव आजमगढ़ से रहा है, जो कि एक टाइम पर आतंकगढ़ भी कहलाया जाता था, क्योंकि बहुत सारे जो आतंकवादी उस क्षेत्र से आते थे। और जिस प्रकार से मुलायम सिंह जी ने या अखिलेश जी ने कई बार वकालत भी करी है कि भाई इनको फांसी मत दो, इनको जेल मत भेजो, दुनिया भर की बातें हैं, सब जानते हैं उस इतिहास के बारे में। तो आजमगढ़ जो आतंकगढ़ बना हुआ था, तो वहां ऐसा क्या लगाव रहा मुलायम सिंह यादव जी का, वहां के हमें अच्छी तरीके से पता है। अभी आपके चैनल पे भी दिखा रहे थे कि कितनी डेमोग्राफी में कितने परसेंटेज वहां पे यादव है, कितने परसेंटेज वहां पे मुस्लिम है। अगर टोटलिटी कर देते हैं आजमगढ़ की तो 50% से प्लस ही मिलेंगे। उसी प्रकार से अगर आप रामपुर में भी देखते हैं तो 50% से ज्यादा वहां पे मुस्लिम कौम है। और लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वो ज्ञान वापी की बात हो, चाहे वो अयोध्या की बात हो, चाहे वो मथुरा की बात हो, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी एक तरफा जो है वो हिंदू विरोधी सुर उसके सुनाई देते हैं। लगातार हम लोग डिबेट्स भी कर रहे हैं, क्यों? ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स है, तो तुष्टिकरण की राजनीति है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आज अगर एक सेकंड में पांडे जी आपके बीच में नहीं बोली थी ना, ये लगातार अपनी जब आपका टर्न आएगा बोलिएगा, आपको जो बोलना है। मैं सत्य बोल रही हूँ, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो बोल रही हूँ, जो आपको ठीक लगेगा आप बोलिएगा। सत्य ये है, और मैं यादव कौम से भी आपके चैनल की पैनल पर बैठ कहना चाहूंगी, अपील करना चाहूंगी, हिंदू एक हो जाओ। यहाँ सबका साथ सबका विकास है, हर एक नागरिक हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से आता हो। परंतु तुष्टिकरण के तहत जो है इस देश की बर्बादी हुई है, वो अब नहीं होनी चाहिए। हिंदुओं का जो अपमान हुआ है, हमारे धर्म संस्कृति का जो अपमान हुआ है, रोड़े बने हैं। आज मोदी जी और योगी जी की जो एक जोड़ी है वो उत्तर प्रदेश में कमाल कर रही है। अपराधीकरण जो है वो कम हो चुका है।
विकास की इन हिंदुओं की वकालत आप कर रहे हैं, जिसका आलमदार बनने की कोशिश कर रही है, सबसे ज्यादा महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, फॉलो किया जा रहा है दूसरे राज्यों में, उसको तो क्यों नहीं यहाँ पर मजबूत सरकार आएगी? और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कड़ा मुकाबला है, जबकि मैंने डेमोग्राफिक स्टेटस अभी आपके चैनल पे भी दिखाया गया है, मैं भी जानती हूँ, उसके बावजूद मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेताओं के बयानों में ये क्यों एक धर्म विशेष की बात आ जाती है, जब हिंदुस्तान की पहचान है सर्वधर्म के नाम पर, तो क्या ये बात शोभा देती है? आप सोचिएगा। विनोद सर कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात पर उंगली उठाई थी। विनोद जी। जो मैं ये कहना चाह रहा था, अनिला जी ने एक प्रश्न किया, मुलायम सिंह जी को क्या लगाव था आजमगढ़ से, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मुलायम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ रहे थे, तो पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा केंद्र है आजमगढ़, खास करके सामाजिक न्याय की जो राजनीति है। आजमगढ़ का इतिहास उठा के देखें, चंद्रजीत यादव से लेकर के रामनरेश यादव, ये सब आजमगढ़ से ही आए हैं। तो और डॉक्टर लोहिया के जमाने से आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है, तो वहां वो लगाव मुलायम सिंह जी का राजनीतिक और वैचारिक लगाव रहा है, और आजमगढ़ से उनको हमेशा ताकत मिली है। जब भी मुलायम सिंह जी यादव राजनीतिक संकट में फंसे हैं, आजमगढ़ ने उनको हमेशा ताकत दी है। तो इसलिए मुलायम सिंह जी का लगाव रहा है आजमगढ़ से। हर नेता का किसी न किसी क्षेत्र से लगाव होता है, जैसे योगी जी का गोरखपुर से लगाव हो सकता है, मोदी जी का अपने गुजरात से लगाव हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका देश से लगाव नहीं है या उत्तर प्रदेश से लगाव नहीं मुलायम सिंह जी का, लेकिन एक क्षेत्र विशेष के साथ एक प्यार होता है। वो प्यार मुलायम सिंह जी का आजमगढ़ के साथ रहा है, जैसे गांधी परिवार का रायबरेली अमेठी से रहा है। तो ये इस तरह से ये चीजें राजनेताओं के साथ होती है। चौधरी चरण सिंह का बागपत से रहा है उनके परिवार का, तो इसलिए आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी की राजनीति का एक बड़ा केंद्र है। ये सच है। और कीर्तिनिधि पांडे जी, बीजेपी को बल इस बात से मिला है कि आपने देखा अगर एटा का नाम आता है तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। एटा, मैनपुरी, कासगंज, अलीगढ़, यहाँ पर बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब रही है, और इसीलिए बीजेपी को बल मिल रहा है कि अगर हम वहां सीटें जीत सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं रामपुर आजमगढ़ में। इसीलिए एक मेगा प्लान तैयार हो रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए विपनेश जी, कोई मेगा प्लान नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की पोल धीरे धीरे खुल रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता घूमते फिरते वहीं आते हैं, हिंदू मुसलमान दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते लगते हैं। और मैं तो कह रहा हूं, जो गढ़ है ना, जो गढ़ कहा जाता है, अभी आजमगढ़ में सेंधमारी इनकी नहीं हो पाई, लेकिन गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने अपना पार्लियामेंट के उम्मीदवार को लोकसभा के उपचुनाव में जिताया था। गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ है, वहां सेंधमारी समाजवादी पार्टी ने किया था। लेकिन आज तक आजमगढ़ में अनिला जी को यह बात नहीं समझ में आई कि मुलायम सिंह जी ने आजमगढ़ को कमिश्नरी बनाया। राजीव रंजन जी ने कहा मुलायम सिंह ने आजमगढ़ को पीजीआई दिया, मुलायम सिंह ने आजमगढ़ को डेवलपमेंट क्या लगातार विकास के रास्ते पे लगे। ये बात उनके आतंक का गढ़, हिंदू मुसलमान, और लगी सर्टिफिकेट बांटने कि वो हिंदू समर्थक है और बाकी सब हिंदू विरोधी है। आज वही हिंदू महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, अशिक्षा से परेशान है। आज वही हिंदू महंगा सिलेंडर ले रहा है, महंगा डीजल पेट्रोल भरा रहा है। क्यों नहीं उसकी मदद कर रही है लोग, जिस हिंदू की वकालत कर रही है। सबसे ज्यादा त्रस्त है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन कीर्तिनिधि पांडे जी, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, ये चुनाव में गौण हो जाते हैं। कौन उठाता है? जाति समीकरण पे बात होती है, वहां पर अपने पत्ते फिट करने की आप कोशिश करते हैं, वहीं आपकी गोटियां खेली जाती हैं, डाली जाती हैं। वहां पर मुद्दे नहीं गिनाए जाते, कितना काम किया नहीं किया। लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जाति के नाम पर जीत होती आई है, और वहां पर लोग माइलेज देते आए हैं नेता, और इस बार भी वही दिखने वाला है। मुद्दों की बात अभी यहां कर रहे हैं आप बैठकर। अशोक, मैं आपके पास आने वाली थी, लेकिन वक्त खत्म हो गया है और इस डिबेट को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रामपुर और आजमगढ़ पर सबकी नजर है, और मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। अब देखते हैं कि किसकी जीत होगी, किसकी हार, क्योंकि ये जीत किसी भी पार्टी की दूर तक असर करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।